परी का जैसा नाम था वैसे ही परी अपने मैके में परी थी, काफी अमीर, इसलिए वो अपना कोई काम नहीं करती और नौकरों पर ही डिपेंडेंट रहती। ये कॉफी लेकर क्यों आ गए? आज मेरा कॉफी पीने का दिल नहीं कर रहा। आप मेरे लिए बनाना शेक लेकर आइए और रामकली मेरे ड्रेस तैयार रखो, मैं अभी शॉवर लेकर आ रही हूँ। परी अपने लिए एक पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाती थी। परी के घर के सभी नौकरों को परी की इस हरकतों पर बहुत गुस्सा आता और वो आपस में परी की चुगली भी किया करते। इसके माँ बाप ने इसका नाम परी क्या रखा? ये तो खुद को परी ही समझ बैठी है। आज कॉफी नहीं बनाना शेक पीने का मन है। मैंने इतनी मेहनत से कॉफी जो बनाई, इसका क्या करूँ अब? चाय बनवाती तो मैं खुद भी पी लेता, लेकिन मैं कॉफी तो पीता नहीं। पता नहीं इस महारानी के नखरे कब खत्म होंगे। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं घर कैसे बसाएगी ये। पता नहीं खुद को क्या समझती है। नहाना खुद को है, कपड़े खुद को पहनने हैं, पर आर्डर तो ऐसे झाड़ती है जैसे पता नहीं मैं नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस घर का कोई कर्ज ले रखा है। अरे अपना सारा काम छोड़कर इसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, लेकिन अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो इसके साथ ही इसके अम्मी अब्बू मुझ पर इतनी सुनाते हैं। अरे इतना बड़ा घर, सिर्फ नौकर हम दो। अरे जो लड़की मैके में कुछ नहीं करती, वो लड़की ससुराल में नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारती है। ये बड़ी महारानी बनी फिरती है ना। देखो तो ससुराल में नौकरों से भी बुरा हाल होगा इसका, और फिर इसे पता चलेगा कि इसको इन नौकरों के साथ अपना बर्ताव कैसे करती है। और वो आपस में परी की चुगली भी किया करते। दोनों नौकर आपस में चुगली कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है। मेरी चुगली करना बंद करो तुम दोनों। इसके पैसे मिलते हैं क्या? अगर मैंने माँ से तुम्हारी शिकायत लगा दी ना तो तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह कट जाएगी, समझे? चलो अब मेरा बैग पकड़ो और मेरे पीछे से चलो, मुझे कॉलेज जाना है। उनकी बात सुनकर उनसे कहती है। परी अपना बैग राम काका के हाथ में थमा देती है। वक्त यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते परी का रिश्ता अतल नाम के लड़के से तय हो जाता है। पर परी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शादी के लिए इनकार करने लगती है। अभी मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे तो अपने जैसे किसी राजकुमार का इंतजार है। अरे बेटा, अतुल किसी राजकुमार से कम भी नहीं है। अतुल की फैमिली एजुकेटेड है और बहुत जल्द अतुल की सरकारी नौकरी भी लगने वाली है। ये लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। हमारे पास सिर्फ 2 नौकर हैं, पर इनके घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो जिंदगी भर रानी की तरह जिंदगी जिएगी बेटा। जब परी को पता चलता है कि अतुल तो इससे भी ज्यादा अमीर है और वो राजकुमारी बनकर अपने ससुराल में रहेगी, तो वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बहुत जल्द परी की शादी अतुल से हो जाती है। शादी के बाद परी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। अफसोस अतुल की सरकारी नौकरी नहीं लग पाती, जिस वजह से अतुल की फैमिली अतुल को खरी खोटी सुनाने लगती है। मेरे सारे बच्चे कामयाब हो गए, पर एक लड़के पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये लड़का कामयाब नहीं हुआ। इससे तो अच्छा मैं किसी नौकर पर इतने पैसे खर्च कर देती। अरे वो जिंदगी भर मेरे सेवा तो करता, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये पैदा हो गया। माँ, नौकरी तो नौकरी होती है ना। मैं तो फारिग नहीं बैठ रहा हूँ, कारी ना सही तो प्राइवेट नौकरी तो ढूंढ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, जिस दिन तो महीने का 1 लाख कमाकर मेरे हाथों में रखेगा, इस दिन आकर मुझसे बात करना। जब तक तू काम नहीं करेगा तब तक तेरा और तेरी बीवी का खर्चा मैं नहीं उठाने वाली। तुम दोनों मियाँ बीवी अपने बारे में खुद सोचो कि कैसे अपनी जिंदगी जियो। अर्चना अतुल से इतनी ज्यादा नाराज होती है कि वो अतुल के साथ बेगानों की तरह बर्ताव करती है। साथ ही साथ वो परी को भी कुछ नहीं समझती। घर में इतने नौकर होने के बावजूद भी अर्चना सारा नौकरों वाला काम अपनी बहू परी से ही करवाती। बहू घर में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा नौकर की जरूरत नहीं, तो मैंने खुद नौकरों की छुट्टी कर दी। इसलिए इनकी जगह अब से तू ही काम करेगी। जा अब जाकर किचन संभाल और सबके लिए खाना बना। पर मुझे खाना तो बनाना आता ही नहीं। मैंने अपने मैके में कभी भी रसोई में कदम नहीं रखा। मम्मी जी, मैं खाना कैसे नहीं आता तो सीख ले बहू। जो तूने अपने मेके में नहीं किया वो सब ससुराल में तो करना ही होगा। फूलमती, इसे घर के सारे काम सिखा दे, खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक। अब से हर छोटे बड़े काम मेरी बहू परी ही करेगी। अर्चना अपनी बहू के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है कि परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती।
और फूलमती अब परी को घर के सारे काम सिखाती है। जिस परी ने कभी अपने लिए एक पानी का गिलास भी खुद नहीं निकाला, वो आज सबको खाना बनाकर खिलाती है। बहू काम पर सही से ध्यान क्यों नहीं लगाती? देख, मेरे कमरे में मेरे कपड़े रखे हैं, इन्हें धो दे और धोने के बाद बाजार चली जाना। कल से फूलमती भी काम पर नहीं आएगी, तो अब से मार्केट से सारा सामान भी तुम्हें ही लाना होगा। परी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप इसकी सारी बात मान लेती है। परी की हालत किसी नौकर से कम नहीं होती। घर वाले भी परी के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। बुरा कहती थी, आज इसके ससुराल वाले इसकी गलती पर भला बुरा कहते हैं। ऐसे ही एक दिन परी बर्तन धो रही होती है और गलती से इससे कुछ कप टूट जाते हैं। अरे बहू रानी, जौहर तो तुम्हारा काम करता नहीं, तुम हो कि आए दिन इस घर का नुकसान करती रहती हो। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खाने को देती हूँ। अगर तुम मेरी बहू ना होती ना, तो शायद मैं तुझे इस घर में रहने और खाने में ना देती। जिस पर अर्चना परी को भला बुरा सुनाने लगती है। अर्चना परी को भला बुरा सुनाई रही होती है कि तभी वहाँ अतल आ जाता है और अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव होता देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी माँ से कहता है, अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आप मेरे साथ, मेरा और मेरी बीवी के साथ बेहद बर्ताव कर रही हैं। आप ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है, दूसरों की नौकरी क्यों करना? अरे तू ले जाना, क्यों सांप की तरह हमारे घर पर छाता सराय बैठा है और क्यों हमारे सीने पर मूंग गिल कर रहा है? अगर तुझे अपनी बीवी और खुद की इज्जत की इतनी पड़ी होती ना, तो तू सरकारी नौकरी करता, ना कि प्राइवेट नौकरी के पीछे इस तरह दर दर की ठोकरें खा रहा होता। रही हैं। आप ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, पर अब मैं और मेरी बीवी आपके गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। चलो परी, जब तुम्हें खुद नौकरों की तरह काम करना है, दूसरों की नौकरी क्यों करना? परी की ऐसी हालत नहीं देख पाता और बीवी के साथ अपना घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद परी और अतल एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, जहां अतल 20,000 की प्राइवेट नौकरी करता है, तो वहीं परी अकेले ही पूरा घर संभालती है। सही कहते हैं, इंसान कितने ही ऐशो आराम में क्यों न रहे, पर जब खुद पर आती है तो वो सब कुछ करना सीख ही जाता है। सुमित्रा के 3 बच्चे थे, तो जैसे बेटे वनीत और पुनीत तो जैसे सुमित्रा की आंखों के तारे थे। प्यार तो वो अपनी बेटी प्रिया से भी करती थी, लेकिन बिल्कुल आम माओ की तरह बेटी का प्यार बस इसे ससुराल तक पहुंचाने के लिए ही था, और बेटों का प्यार उनके लिए तो घर, जमीन, गाड़ी लाकर देने के लिए तैयार थी। सबसे छोटी होने पर भी सबसे पहले सुमित्रा ने बेटी प्रिया के हाथ पीले किए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके इसे तसल्ली हुई। बेटी की शादी के बाद इसने पहले बड़े बेटे वनीत की शादी प्रीशा से की और इसके 2 साल बाद छोटे बेटे की शादी पूजा के साथ करा दी। सुनते हैं प्रिया की शादी तो अच्छे खानदान में हो गई और दोनों बेटों के लिए मैं चुन चुन कर हीरे ले आई हूँ। बस जी, अब तो समझो जीवन मुकम्मल हो गया। हमारी बेटी ससुराल में खुश है और हम यहाँ अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ। क्या ठीक कहा ना? वाह भाग्यवान, बिल्कुल ठीक कहते हो। सुमित्रा और सुमित बड़े असूलों वाले थे, जो एक बार बेटी को विदा किया तो इसे ससुराल में रहने के लिए छोड़ दिया। रोज रोज फोन करके मेके की खबर बेटी तक पहुंचाने की सिमत सख्त खिलाफ थे। थोड़ा सा ही वक्त गुजरा था कि सुमित्रा अपने 2 मंजिला घर को छोड़कर शोहर समेत के साथ फार्म हाउस में शिफ्ट हो गई। अरे माँ, कितने अरमानों से आप 2 मंजिला घर बनाया था कि आप अपनी बहू के साथ इसमें रहेंगी। क्या जरूरत है आपको शहर से बाहर फार्म हाउस में अकेले रहने की? वैसे तो माँ ने हंसते हुए बात की थी, लेकिन न जाने क्यों प्रिया को माँ की बनौटी लग रही थी। प्रिया के मन में अथल पथल हो रहा था। मुँह से माँ को बताऊंगी कि माँ को कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पर रहने की परमिशन मांगने के लिए मैंने फोन किया था, लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। वो तो खुद ही वहाँ रहने चली गई है। इसके 2 दिन बाद बड़ी भाभी का फोन आता है। अरे प्रिया, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भाभी, बस ठीक है। वो दरअसल ना मुझे एक मकान की जरूरत है। हम जिस घर में रहते हैं इसे हमने कुछ पर्सनल रीजन से बेच दिया है। बस अब किराए का मकान ढूंढ रहे हैं। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। माँ बाबूजी अब अपने फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी है। तेरी छोटी भाभी तो कब से पीछे पड़ी हुई है कि माँ बाबूजी के बिना घर काटने को आता है। सच में छोटी भाभी बहुत प्यार करती है माँ बाबूजी से।
अच्छा ऐसे कैसे मम्मी पापा घर छोड़कर चले गए, आप दोनों ने रोका नहीं इन्हें? बताऊं प्रिया, छोटी ने तो माँ बाबूजी के जाने के बाद कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। हमने तो इन्हें रोकने के लिए खूब मनाया, लेकिन इन दोनों ने तो एक बार कसम खा ली तो खा ली, तो वो घर छोड़कर ही माने। क्या कह सकते हैं, माँ बाबूजी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। बट छोटी भाभी ठीक ही कह रही है, माँ पापा नहीं है तो एक फ्लोर खाली होगा। आप लोग देखो कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। मैं भी देख रही हूँ 20,000 तक कोई मकान मिल जाए तो जल्दी से शिफ्ट हो जाऊँ। नन की बात सुनकर बड़ी भाभी बात गोल गोल घुमाकर फोन रख देती है। बड़ी चालू है ये प्रिया, जैसे ही इसे पता चला कि मैं किराएदार ढूंढ रही हूँ तो अपने लिए मकान ढूंढने का रोना रोने लगी। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो अपनी नन को घर किराए पर दूंगी? बाबा रिश्तेदारी से तो दूर ही भले है। तो बड़ी भाभी को जल्द ही किराएदार मिल जाता है जो पूरे 18,000 में ऊपर का फ्लोर किराए पर लेने को राजी हो जाता है। भाभी आजकल सीधे होने का ना कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ पहले ही दिन रेंट एग्रीमेंट करके कागज किराएदार के मुंह पर मार दो। इससे हमारी भी पूरी सेफ्टी रहेगी और एडवांस में किराया भी मिलेगा हमें। सही बोल रही हो छोटी, ऐसा करते हैं 3 महीने का एग्रीमेंट कर लेते हैं, बाद में आगे भी बढ़ा लेंगे। किराएदार के साथ 3 महीने का एग्रीमेंट करके वर्षा और पूजा बहुत खुश थी। अब तो घर बैठे 18,000 इनकी जेब में आने वाले थे। दोनों के पेट में तितलियां नाच रही थी क्योंकि दोनों को 9,000 मिलने वाले थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। एक हफ्ते के बाद किराएदार मनोज अपने साथ 2-3 लड़कों को लेकर घर आता है। फिर रात तक तेज आवाज में गाने बजाकर तीनों पार्टी करते हैं और सुबह 4 बजे नशे में धुत होकर मनोज के दोस्त वहां से चले जाते हैं। देख रही है छुटकी, ये कैसे आदमी को किराए पर रख लिया हमने। कौन शरीफ आदमी अपने घर में ऐसे आदमियों को बुलाकर शराब पिलाता है? अगर इसे ज्यादा दिन तक रखा ना तो मोहल्ले में हमारा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। अरे माना कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन और भी तो लोग हैं जिनके घर में बहन बेटियां हैं। अगर इसे छूट दी तो ये कॉलोनी का माहौल खराब करेगा। तो क्या करें भाभी, अगर 3 महीने से पहले इसे निकाला तो एग्रीमेंट के मुताबिक इसे इसका पूरा डिपॉजिट वापस करना होगा। अरे आग लगे ऐसे डिपॉजिट को, 1-2 दिन में इसी का पैसा इसके मुंह पर मारकर चलता करूंगी। 3 महीने का किराया देकर हमें खरीद थोड़ी ना लिया है इस कम्मे ने। 2-4 दिन गुजरे थे तो किराएदार मनोज फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। अब तो पानी सर से ऊपर हो गया था। किसी तरह इसका डिपॉजिट का पैसा इसे देकर दोनों ने किराएदार को चलता कर दिया। दोनों देवरानी जेठानी एक बार फिर किराएदार ढूंढ रही थी, लेकिन अब इसकी हालत दूध से जले बिल्ले की तरह हो गई थी जो छाछ भी फूंक कर पीता है। इसलिए बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें अपनी पसंद का कोई किराएदार मिल ही नहीं रहा था। भाभी किसी अजनबी को मकान किराए पर देने में हमेशा रिस्क ही रहेगा, पता नहीं कैसा आदमी रहने आ जाए। इससे तो अच्छा है हम प्रिया को ही अपना फ्लोर किराए पर दे दें, और वो तो 20,000 देने को भी तैयार थी। हमारा तो फायदा ही फायदा है। क्या कहती हो प्रिया? हाँ बात तो तेरी सही है। प्रिया को किराए पर रखने में एग्रीमेंट और कागज बनवाने के जमीले में भी नहीं फंसना पड़ेगा। अगर नहीं जमा तो सीधा सीधा बोल देंगे हमारा घर खाली कर दो। दोनों देवरानी जेठानी आपस में अच्छे से सुलह मशवरे के बाद प्रिया को फोन करते हैं। प्रिया, बड़ी भाभी बता रही थी कि तुम किराए पर रहने के लिए कोई मकान तलाश कर रही थी। तुम्हें मकान मिल गया क्या? नहीं भाभी, अभी तो नहीं मिला। आप तो जानती हो कि आजकल अच्छे माहौल वाला मकान मिलना आसान नहीं है। कहीं मकान पसंद नहीं आता तो कहीं रहने वाले। मैं तो ढूंढ कर थक गई हूँ। वो तुम्हारी परेशानी हम समझते हैं। प्रिया एक काम करो, तुम्हें मकान की जरूरत है, ऊपर है किराएदार की, तुम हमारे ही ऊपर वाले फ्लोर पर आकर रहना शुरू कर दो। लेकिन भाभी अपने मेके में आकर रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम मेके में आकर रहोगी? हम तुम पर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। तुम तो बस एक किराएदार की तरह आकर यहाँ रहोगी। जैसे तू कहीं और किराया देगी वैसे ही हमें दे देना। हम मुतमईन रहेंगे कि अच्छे लोग हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहे हैं। अच्छा भाभी, आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, जैसा आप कहे मैं आ जाती हूँ। लेकिन अभी से बता देती हूँ मैं 20,000 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। नहीं प्रिया, घर की बात है, 2-4 हजार रुपए कम ज्यादा हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी की बात सुनकर नंद अपनी फैमिली को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर रहने के लिए आ जाती। शुरू में सब बढ़िया चलता है। दोनों भाभियां भी बड़ी मुतमिन थी कि अब किराएदार से होने वाली खिच से भी छुटकारा मिल गया। लेकिन क्या वाकई ऐसा होने वाला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद को अपना घर किराए पर देकर वर्षा और पूजा से भूल हो गई हो? अगर इनसे भूल हो गई तो क्या कीमत चुकानी होगी? दोनों को की गलती के सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखना न भूलिए किराएदार नंद पार्ट 2।